Hello, dear students. Again, Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. मेरे प्यारे बच्चों, हमने मेल्स फिजिकल एजुकेशन D+SB का जो पेपर था वो पूरी तरह से खत्म कर दिया था 2018 का। हम फीमेल का पेपर कर रहे थे और इसमें हम क्योंकि ये पेपर इन कंपैरिजन टू मेल्स पेपर जो है वो इजी है और कुछ क्वेश्चन रिपीटिव भी है, तो इसमें हम 20 क्वेश्चंस के बजाय 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं एक क्लास में। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे और जल्दी से नेक्स्ट 50 to 100 तक के क्वेश्चंस को खत्म करेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन जिस पे हमने छोड़ा था वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अकॉर्डिंग टू WHO टेक्निकल रिपोर्ट, हेल्थ इज वैल्यूड एज इन कम्युनिटी। मतलब WHO की रिपोर्ट के अनुसार अगर आप देखेंगे टेक्निकली तो हेल्थ की जो वैल्यू है वो कम्युनिटी में किस तरह से दी गई है, एज क्या माना गया है। तो WHO ने क्या माना है, इसको एसेट, एज ए एसेट माना है, राइट। तो इसमें बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, डिफाइन हेल्थ एजुकेशन इज कंसर्न विद द हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर ऑफ द पीपल्स। कंसर्न हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर की बात कौन करते हैं, सोफी। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। It is necessary to motivate the people for participating in health program by providing। ये नेसेसिटी है, मतलब लोगों को मोटिवेट आपको करना है कि वो पार्टिसिपेट करें किसमें, हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम में। तो आप क्या करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस उन्हें देंगे, अप्रोप्रिएट इंसेंटिव्स उनको देंगे, या फिर उनको हेल्थ रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं वो उनको बताएंगे, राइट। या फिर ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आप उनको देने वाले हैं। चलिए ठीक है, राइट। सो इसका क्या हो जाएगा, सिंपली इसका सी आंसर होगा कि जब तक हम किसी भी चीज की बेनिफिट अगर किसी को नहीं बताते हैं तो पीपल विल नॉट फॉलो दोज कंडीशंस, दोज कंसर्न टू whom you are providing to the peoples। कोई भी काम आप किसी भी पर्सन से कराना चाह रहे हैं तो यू हैव टू क्रिएट द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट। आपको पहले उसकी नीड जो है वो लोगों में क्रिएट करनी पड़ेगी, देन द पीपल विल फॉलो, राइट। जब किसी को भी लगता है कि उसके लिए चीज बेनिफिट है तो वो डेफिनेटली उसको फॉलो करेगा, और ये ही प्रिंसिपल जो है वो आपका मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में भी लागू होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज स्टेटेड दैट द साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी। तो ये भी एकदम ओपन स्टेटमेंट है, ये अरिस्टोटल ने कहा था कि जो साउंड माइंड है वो कहाँ रहता है, आपकी साउंड बॉडी में, मतलब स्वस्थ मस्तिष्क का निवास स्वस्थ शरीर में होता है, ऐसा कोट किया गया था अरिस्टोटल के द्वारा। ठीक है, अरस्तु ने इस बात को कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो पर्सनल हैबिट नॉट अफेक्टिंग इंडिविजुअल्स हेल्थ आर। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। हेल्थ और फिटनेस है इसमें, स्मोकिंग है, एंगर है, और नॉन अवॉइडेंस ऑफ एंगर। नॉन अवॉइडेंस ऑफ एंगर मतलब गुस्सा को नजरअंदाज करना है, एंगर है, स्मोकिंग है, तो इसमें क्या होगा, सिंपली ए आंसर हो जाएगा कि एक्सरसाइज और फिटनेस का लेवल सबका डिफरेंट होता है। लेकिन अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो वो डिटोरिएट करेगी आपको हेल्थ को, आप गुस्सा ज्यादा करेंगे तो मेंटल स्ट्रेस आपको आएगा, और सी का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो डी में दे दिया है, राइट। तो क्या हो जाएगा, इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहे हैं, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज। हेल्थ एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, बिन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल फॉर हेल्थ related practices or healthy practices, right, remedial strategies, wellness, be socially responsible। इनमें से जो हेल्थ एजुकेशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सिंपली इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा कि आपका, कि हम लोगों को इन्फ्लुएंस करें, उनसे दोस्ती बनाएं, राइट, और उनको एज ए हेल्दी प्रैक्टिसेस के लिए क्या करें, मोटिवेट करें, उनको इन्फ्लुएंस करें लोगों को कि वो हेल्दी प्रैक्टिसेस, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्दी प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है, वो अपने आसपास सफाई रखें। तो जब तक आप लोगों लोगों से जब आप दोस्ती कर लेंगे तो वो क्या करेंगे, वो दोस्तों की बात मानते हैं हमेशा मोस्टली, तो वो आपकी बात को मानेंगे भी, राइट। तो वो पर्सनली हाइजेनिक रखेंगे एनवायरनमेंट, तो उससे जो पूरी कम्युनिटी है वो सारी की सारी कम्युनिटी को हेल्प मिलेगी, मतलब फायदा होगा। ठीक है, दो बच्चों ने इस क्वेश्चन को पहले भी पूछा था, तो अब आई होप दैट कि आपकी बात जो है वो पूरी तरह से आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। ये हेल्थ ऑब्जेक्टिव का मतलब, हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आप डिजीज फ्री हो गए हैं, राइट।
हेल्थ से आप डिजीज फ्री तभी हो पाएंगे जब आप पूरी तरह से साफ सुथरे रहेंगे। सफाई के नजरिए से बात को देखी जाए, हेल्दी फूड के नजरिए से देखा जाए, तो बहुत सारी डायमेंशंस हैं, राइट। तो इसमें जो जोर दिया गया क्वेश्चन में वो ये दिया गया है कि अगर आप लोगों को दोस्त बना लेते हैं तो वो दोस्तों की बात अच्छे से सुनते हैं, तो डेफिनेटली जो बात आपकी कही जाएगी वो एज ए फ्रेंड ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होगी उनके लिए एज कंपेयर टू जनरल पीपल। ठीक है, आई होप दैट आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 56 करेंगे। द फोकस ऑफ हेल्थ एजुकेशन शुड बी ऑन, जो हेल्थ एजुकेशन है उसका फोकस इंडिविजुअल पे होना चाहिए, फैमिली पे होना चाहिए, कम्युनिटी पे होना चाहिए। सिंपल सी बात, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि इंडिविजुअली भी करेंगे हम, दोस्त अगर लोगों को बना लेंगे तो फैमिली में तो फ्रेंड होते ही है, तो वो कम्युनिटी भी एक तरह से फ्रेंड हो जाएगी हमारी, राइट। तो डी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द पोस्ट डिजास्टर रिकवरी सिस्टम। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरह से देखिए, ये क्या बात कर रहे हैं, पोस्ट डिजास्टर रिकवरी सिस्टम। अच्छा, इससे पहले भी मुझे याद नहीं है कि किस क्लास में मैंने ये कराया था। मैंने ये डिजास्टर को लेके जब रिसर्च आपको पढ़ाई थी तब एक एग्जांपल दिया था कि इसमें 3 तरह से स्टडी करी जाती है। एक तो प्री स्टडी रहती है किसी भी डिजास्टर की, एक ड्यूरिंग, ठीक है, और थर्ड वाली रहती है पोस्ट। तो यहाँ किसकी बात करी गई है, यहाँ बात की गई है मेरे प्यारे बच्चों पोस्ट की। पोस्ट में क्या है कि जो हो गया उसके बाद की स्टडी अब करनी है, राइट। चलिए अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। अब आपको आई होप दैट कि और ज्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। द मॉनिटर पोस्ट डिजास्टर हेल्थ सिचुएशंस इन द लोकल कम्युनिटी, go in search for the lost materials, estimate the time and resources that shall be required to undertaken complete repair, provide definite treatment। अब इस बात को समझने की कोशिश करिए। जैसे जो डिजास्टर था वो हैपन हो गया, ठीक है, अब डिजास्टर के बाद की बात हो रही है, पोस्ट डिजास्टर। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर पोस्ट डिजास्टर हेल्थ सिचुएशन इन द लोकल कम्युनिटी, बिल्कुल बात सही है, इसको नजरअंदाज हम नहीं कर सकते हैं, राइट। गो इन सर्च ऑफ लॉस्ट मटेरियल, अगर बहुत ज्यादा मतलब आपके लिए कीमती है, पूरी कम्युनिटी के लिए कोई चीज कीमती थी तो उसको खोज सकते हैं, बिल्कुल। देन एस्टिमेट टाइम एंड रिसोर्सेज शैल बी रिक्वायर्ड, अंडरटेक कंप्लीट रिपेयर, ये भी बात ठीक है। प्रोवाइड डेफिनेट ट्रीटमेंट, ये बात जो है वो ज्यादा ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है इन कंपैरिजन ऑफ ऑल 3 प्रीवियस स्टेटमेंट्स। देखिए, जो हमारी कम्युनिटी है उस कम्युनिटी का जो डिजास्टर हुआ है उसकी जो सिचुएशंस है, ठीक है, उसको बाद में हम स्टडी कर सकते हैं, राइट। हम जो खोए हुए मटेरियल्स हैं उनकी जो है सर्च कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना फिर दोबारा से इसको रिपेयर करने में, रीबिल्ड करने में फिर कितना टाइम लगेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को मतलब हैंडल करने के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट हमें प्रोवाइड कराना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक में क्या हुआ है कि किसी को इंजरी हुई है, तो इंजरी की ट्रीटमेंट देना ज्यादा जरूरी है इन कंपैरिजन ऑफ कि हम पहले ये देखने लग जाएं कि उसके घर की कितनी टूट फूट हुई है और बाकी सारी जो जान माल की क्षति कितनी हुई है, राइट। तो जो इमीडिएट प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने पे ज्यादा जोर दिया जाएगा। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था एक्शन रिसर्च में, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। द हेल्थफुल लिविंग implies that the environment and the atmosphere as to be conducive to, किसके लिए है, फिजिकल एंड सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ऑल ऑफ दैट। सिंपल सी बात है, ये क्या होंगे, ये सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जो भी मतलब हार्ड क्वेश्चन रहेगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, या जो कंफ्यूजिंग है उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें से ऑलरेडी मुझे 2-3 क्वेश्चन मिले हैं बच्चों के जो कंफ्यूजिंग है, उनके लिए वी विल टॉक ऑन लॉट। The term disaster denotes that the lower probability but high impact even cause a large number of individuals become ill or injured, performance motivator, concerned authorities, all of the simple सी बात है, ये आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, अच्छा चलिए ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। Which of the following disaster event witnessed loss of thousands of the human lives? अब देखिए इनमें से कौन सी डिजास्टर इवेंट ऐसी हैं जिनमें हजारों लोगों की मौत हुई है।
तो सुनामी है, ऑफ कोर्स आपने देखा है कि कई बार जब सुनामी आती है तो बहुत सारे हजारों लोग मारे जाते हैं। सॉर्स की बात करें आप, कोविड-19 का जो वायरस है ये, ठीक है। तो उसके बाद एंथ्रेक्स की बात करें तो एंथ्रेक्स में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे आपका कॉलरा हो गया, ठीक है, चिकन पॉक्स हो गया। मतलब ये एंथ्रेक्स उसको बोलते हैं बैक्टीरिया डिजीज, बैक्टीरिया बोर्न डिजीज जो होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हजारों लोगों की मौत होती है। तो आंसर क्या होगा, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। ओवरऑल एक्सपोजर टू यूवी रेज थ्रू मोस्ट कॉमन कॉज। देखा होगा आपने, अल्ट्रासाउंड कभी भी अगर आप कराने गए हो तो डॉक्टर आपको बाहर कर देता है मोस्टली। दूसरी चीज एक और नोटिस करी होगी मेरे प्यारे बच्चे आपने, कि जहाँ एक्सरे वगैरह करते हुए आपको ज्यादातर मैरिड कपल, मैरिड लोग ही मिलते हैं, मैरिड डॉक्टर मिलेंगे या एज्ड डॉक्टर मिलेंगे। ज्यादातर छोटे डॉक्टर्स या यंग न्यूबॉर्न, सॉरी, जो यंग एज के डॉक्टर्स होते हैं उनको कम ही रखा जाता है रेगुलरली उसके लिए, राइट। कि ये क्या करते हैं, ये स्किन कैंसर को जनरेट करने में काफी योगदान इसका रहा है, ऐसा रिसर्च स्टडीज में पाया गया है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The recreational water illness RWI is a illness that comes from the contact with, सिंपल सी बात है, इसमें क्या है, वाटर इंग्रेडिएंट्स, टाइडल बेब्स, वाटर बर्न, कंटामिनेटेड वाटर। सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंटामिनेटेड वाटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। So environmental noise can cause health related hazards such as, किसकी बात हो रही है, एनवायरमेंटल नॉइज की, मतलब ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा रेयर केस में हो सकती है, राइट। इस्थेमिक हार्ट डिजीज, ये तो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। तो ये आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा कि अगर बहुत ज्यादा डेसिबल में आपकी आवाज है तो हो सकता है कि आपको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाए, मतलब आप, आपके कानों की जो लिसनिंग कैपेसिटी है वो जाती रहे, ठीक है। आगे देखेंगे, अडोलेसेंस इज द ट्रांजिशन बिटवीन, ये तो क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि एडोलेसेंस क्या है, ये आपका ट्रांजिशन है चाइल्डहुड से एडल्टहुड के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बेटर एक्सेस to and services can reduce a number of girls become pregnant and giving birth at too young age। इसका सिंपल सा रीजन आपका ये है कि आप उनको कॉन्ट्रासेप्टिव इंफॉर्मेशन अगर आप उनको देते हैं तो सी विल बी मोर एक्नोलेज्ड, मोर नॉलेजफुल अबाउट टू प्रिवेंट द अर्ली अर्ली प्रेगनेंसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। द फैमिली इज द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट बेसिक विच इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी ग्रुप फाउंड इन एनी सोसाइटी। देखो, जहां तक फैमिली की बात करी जाए तो ये सोशल स्ट्रक्चर में सबसे यूनिट, छोटी यूनिट मानी जाती है, एज ए यूनिट की बात करी जाए। जैसे आपको सेल को बॉडी की क्या करते हैं, इसको स्मॉलेस्ट यूनिट मानते हैं, सेम एज जो सोसाइटी है उसको सोशल यूनिट माना जाता है, स्मॉलेस्ट सोशल यूनिट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फैमिली इज द बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन इज डिफाइंड एज, ये बात किसने डिफाइन करी थी, एलियट एंड मेरिल। बी आंसर इसका करेक्ट है। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जब हम लोग कर रहे थे तभी भी आया था, जो मेल कैटेगरी के क्वेश्चंस में भी पूछा गया था, ठीक है। तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। अब देखिए इसमें फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है। फैमिली इज ए ग्रुप थ्रू विच द डिसेंडेंट एंड एंसेस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड। ये बात सही है, बिल्कुल। हम अपने पूर्वजों से एक तरह से ट्रेड हैं, हमारे दादा बाबा, राइट, फिर हमारे फादर एंड मी, राइट। फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप इन एनी इंडिविजुअल्स लाइफ, बिल्कुल सही बात है। फैमिली इज द मोस्ट बेसिक एंड इंपॉर्टेंट ग्रुप इन प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, बिल्कुल सही है। प्राइमरी सोशलाइजेशन में आती है, स्ट्रक्चर्स की बात करी जाए तो फैमिली क्या है, प्राइमरी सोशलाइजेशन की यूनिट है। देन फैमिली इज द मोस्ट एनॉयड ग्रुप, ये बात नहीं है, मतलब यही आंसर आपका सही हो जाएगा। इसमें से पूछा है कि कौन इसका करेक्टरिस्टिक नहीं है,
राइट। तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एनॉयड का मतलब क्या होता है? गुस्सा दिलाने वाला ग्रुप। ऐसा नहीं है, फैमिली आपको बहुत सारा प्यार करती है और ढेर सारी खुशियां आपको प्रोवाइड करती है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। द एजुकेशन वुड बी सच एज वुड मेक द स्टूडेंट कल्चर्ड। एजुकेशन जो है वो इस तरह की होनी चाहिए जो एक स्टूडेंट को बनाए। कैसा बनाए? उसको कल्चर्ड बनाए, सेल्फ डिपेंडेंट फ्रॉम कमर्शियल व्यू पॉइंट, प्रोफाइल एंड मोरल वैल्यूज। सही बात है, इसमें डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एजुकेशन इस तरह की होना चाहिए जो बच्चे को कल्चर्ड, मतलब कल्चरल हेरिटेज उसमें रखे, राइट। उसको सेल्फ डिपेंडेंट भी बताते और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको स्ट्रांग बनाए, मतलब उसकी जो वोकेशनल एजुकेशन है वो भी बेहतर रहे और प्रोफाइल उनमें मोरल वैल्यूज उसमें बनी रहे, जिससे कि जो ह्यूमैनिटी को क्या करता रहे, सपोर्ट करता रहे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। द बेस्ट प्लेस फॉर द सोशल डेवलपमेंट ऑफ 12-year-old। 12 साल का कोई बच्चा है तो कौन सा प्लेस ऐसा है जो बेस्ट है उसके लिए सोशल डेवलपमेंट के लिए? प्लेग्राउंड। सीधी सी बात है, यहाँ डिफरेंट कम्युनिटी से बच्चे आएंगे और वो उनके साथ किस तरह से एडजस्ट करना है सोसाइटी में, वो सारी की सारी चीजें वहां से सीख जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन। इनमें से कौन सा है जो सोशलाइजेशन का मीन्स नहीं है? सेग्रीगेशन, ये तो सिंपल सी बात है, यही आंसर हो जाएगा। इमिटेशन, काउंसलिंग, एसोसिएशन, ये सारे होते हैं, लेकिन सेग्रीगेशन क्या है? सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट करना मतलब एक जगह अलग, मतलब एक जगह इकट्ठा कर देना, ये एक अलग चीज है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज। क्लासरूम टीचिंग का मेन एम क्या है? टू गिव इंफॉर्मेशन, टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड, टू डेवलप पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट, टू हेल्प स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं? ऑल राउंड डेवलपमेंट। और ऑल राउंड डेवलपमेंट किसकी हेल्प से होगा आपका? टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड। ठीक है, अगर यहाँ पे इंक्वायरिंग माइंड इस ऑप्शन को हटा दें तो क्या हो जाएगा? सी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों और क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। अच्छा, इसके दूसरे ऑप्शन की बात करी जाए तो इसमें मेन एम जो क्लासरूम टीचिंग का वो क्या होता है? टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड। इंक्वायरिंग माइंड से आप क्या समझते हैं? इंक्वायरिंग माइंड का यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कीजिए इसको क्रिटिकल थिंकिंग से। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग। अच्छा, एक बच्चे ने और पूछा था कि सर क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी दोनों दी हुई है तो फिर किसको ऑप्शन लगाएंगे हम लोग? तो एक बात आप जान लो कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो आपका क्रिएटिविटी का ही पार्ट है। ठीक है, तो आपको उसको लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैटेगोरिकल एनालिसिस ऑफ जेंडर रिलेशन मैट्रिक्स। कैटेगोरिकल रिलेशन की बात करें जेंडर रिलेशन मैट्रिक्स में तो लेबर इसमें नहीं आएगा, टाइम इसमें आएगा। ठीक है, सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? टाइम इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एजुकेशन साइकोलॉजी मेनली डील्स विद द अंडरस्टैंडिंग द कॉमन बिहेवियर ऑफ। एजुकेशनल साइकोलॉजी की आपकी बात हो गई तो एजुकेशन और एजुकेशन में दो तीन चार चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक टीचर, ठीक है, दूसरा लर्नर, फिर तीसरा होता है आपका सब्जेक्ट मटेरियल। ठीक है, कि जो क्या पढ़ाना है। अभी चौथी एक और डायमेंशन को इसमें ऐड किया गया है, एनवायरनमेंट को। ठीक है, और ये सारी की सारी चीजें किसके लिए होती है? लर्नर के लिए, मींस स्टूडेंट के लिए। ठीक है, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। द वाइडेस्ट रोल लेंडिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ ऑल आर प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन। डेफिनेशन एजुकेशन इज गिवन बाई। ये बात किसने बोला था कि द वाइडेस्ट रोड लैंडिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ आर प्रॉब्लम इज एजुकेशन। ठीक है, जितनी भी सारी समस्याएं हैं उन सारी की सारी समस्याओं को कौन हल कर सकता है? आपका एजुकेशन हेल्प कर सकती है, हल कर सकती है। ये बात कही थी टैगोर जी ने। बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर नॉट इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं करता है? साइकोलॉजिकल,
इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ द लर्नर, सिंपल सी बात है, ये तो करता है आपका। टीचर्स इंथुजियाज्म इन क्लास लर्निंग, एनवायरमेंट एंड अदर फैक्टर, हमने अभी बात की थी। डी, फिजिकल कंडीशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग एंड अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए बिल्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी है किसी भी स्कूल्स की, हो सकती है, राइट, आपके पास ढेर सारा पैसा है, आप बहुत सारी अच्छी बिल्डिंग बनाइए। इफ द टीचर्स आर नॉट गुड, राइट, टीचिंग मटेरियल इज नॉट गुड, सो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, लर्निंग जो है वो ज्यादा बेहतर आपकी नहीं हो पाएगी। तो जो बिल्डिंग्स हैं वो ज्यादा इन्फ्लुएंस आपकी नहीं करती हैं, एट सम एक्सटेंट आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं, लेकिन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो आपकी लर्निंग बिल्डिंग से नहीं होती है, लर्निंग टेक्नोलॉजी से इन्फ्लुएंस होती है, लेकिन सोलली डिपेंडेंट नहीं है उस पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ वोकल सिस्टम, आर्बिट्रेरी वोकल सिस्टम होता है लर्निंग का, बी आंसर इसमें करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे, द ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज ऑन द टॉपिक विल हेल्प टू इम्प्रूव। सिंपली देखो हम बात ही कर रहे थे इसकी और फिर दोबारा से ये क्वेश्चन आ गया। प्रोसेस स्किल, लैंग्वेज स्किल, क्रिटिकल स्किल, राइट, जहां क्रिटिकल थिंकिंग की बात आए और क्रिएटिविटी की बात आए, ठीक है। टॉपिक ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी, राइट, ये तीनों के सबके सब इंटर रिलेटेड है एक तरह से, ये समझ लो कि ऐसे तरह से एज ए सिनोनिम्स यूज हो रहा है, ठीक है। तो इनमें सबसे ब्रॉड टर्म जो है वो है क्रिएटिविटी, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इसी का पार्ट है, ठीक है। तो डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बहुत ज्यादा देखना नहीं। एजेंसी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू चेक डोपिंग, डोपिंग के लिए अगर नेशनल लेवल पे देखोगे तो नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी काम करती है, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इन इंडिया द फर्स्ट केस ऑफ HIV वाज रिपोर्टेड, ठीक है, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, सबसे पहला HIV का जो केस था वो कहाँ पे रिपोर्ट किया गया था, दिल्ली, केरला, चेन्नई, कोलकाता। क्या आंसर होगा इसमें, जल्दी से, भरत, शशांक, मनीष, वेरी नाइस, ठीक है। चेन्नई में सबसे पहले जो HIV का केस था उसको रिपोर्ट किया गया था, मतलब उसको डायग्नोस किया गया था। चलिए ठीक है, अमोंग दिस विच इज नॉट रिलेटेड टू कम्युनिकेबल डिजीज, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, टीबी आपकी होती है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, वायरल हेपेटाइटिस भी होता है, हेपेटाइटिस बी भी होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है वो आपकी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको कम्युनिकेबल डिजीज है मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है तो आपके साथ रहने वाले फ्रेंड को भी किसी को हो जाएगी, ठीक है, इज नोन एज साइलेंट किलर। अच्छा, इसके संदर्भ में मैं एक बात और कहूंगा कि आप जिस भी कम्युनिटी में रहते हैं, जो भी कम्युनिटी में रहते हैं, इफ यू आर ज़्यादा लोगों से लगाव आपका है, फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल रहते हैं तो कोई बात ही नहीं है, राइट, लेकिन आप बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पसंद करते हैं, लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करते हैं, तो आपको हेपेटाइटिस का इंजेक्शन जरूर लेना चाहिए, मतलब हेपेटाइटिस का जो वैक्सीनेशन है वो जरूर लेना चाहिए। इसे एज ए साइलेंट किलर बोलते हैं हेपेटाइटिस सी को, ये धीमे धीमे आपके लिवर को डैमेज करता है पहले, और लिवर फाइब्रोसिस के बाद एक कंडीशन आती है जिसमें लिवर सिरोसिस हो जाता है, ठीक है, और इसमें आपका लिवर कैंसर की कंडीशन आपको मिल जाती है वैसे ही, और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपका लिवर खत्म हो गया, राइट। ये इसलिए पता नहीं चलता है कि लिवर आपका धीमे 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 खराब होता है और वो अपने आप को रिबिल्ड करने की भी कोशिश करता रहता है, ये एक सिंगल ऑर्गन ऐसा है पूरी बॉडी में जो अगर 99.99% भी खराब हो गया और उसके बाद अगर आपने अपनी प्रैक्टिसेस अच्छी की हैं, अच्छा सा ट्रीटमेंट आपको मिल गया, तो वहां से भी ये अपने आप को रिकवर करने की एक कैपेसिटी रखता है। Malaria is a potentially life-threatening parasite disease caused by the parasitic known as Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae। ये सारे के सारे वेरिएंट हैं, जैसे कोरोना वायरस के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये क्या है, ये सारे के सारे वेरिएंट्स हैं किसके, मलेरिया के ही उत्पन्न करने के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84, which of these sign and symptom of dengue, डेंगू के क्या हैं सिम्टम्स, कोल्ड कफ आपको नहीं होता, अनइजीनेस भी नहीं होती आपकी, सिंपल्स मसल्स में और जॉइंट्स में पेन आपको होता है, अगर आपको फीवर आ रहा है और जॉइंट पेन आपको हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपको डेंगू या फिर चिकनगुनिया में से कोई ना कोई एक प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, द फैक्टर्स दैट शुड कंसीडर प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स आर मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम, फिजिबिलिटी एंड एड्रेसिंग द प्रॉब्लम, लेवल ऑफ कंसर्न, बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव इसमें आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है,
वो कौन से फैक्टर हैं जो प्रायोरिटाइज करते हैं किसी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए? तो वो इंटेंसिटी उसकी कितनी थी, मैग्नीट्यूड कितना था, लाइक फिजिबिलिटी कितनी थी, और लेवल ऑफ कंसर्न क्या था। जैसे फॉर एग्जांपल लेवल ऑफ कंसर्न और मैग्नीट्यूड की बात करें कोविड के केस में, तो इट वाज वेरी हाई, राइट। चलिए डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, screening individuals to determine if they have been infected with exposed infectious disease is a core value, public health strategies, responsibilities and all of the above. सिंपली इसका बी आंसर हो जाएगा पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजीज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। In an injury, ligament resulting from overuse, which causes degree of damage and ligament fibers of their attachment। अगर लिगामेंट से रिलेटेड कोई भी इंजरी होती है तो मेरे प्यारे बच्चे आप जानते हैं कि उसमें क्या होता है, स्प्रेन होता है। और मसल से और टेंडन से रिलेटेड कोई भी अगर इंजरी होगी तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेन। लैक्रेशन में आपको कट लग गया और ब्लड आपका निकल रहा है हल्का हल्का, लैक्रेशन। देन फ्रैक्चर को आप जानते हैं कि बोन का ब्रेक हो जाना, फ्रैक्चर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट स्पोर्ट इंजरी इज डेडिकेटेड टू रूटीन बिफोर एंड आफ्टर यू प्ले स्पोर्ट्स, वैक्सीनेशन, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेटेजिक। ठीक है, अगर यहाँ पे स्ट्रेचिंग नहीं होता तो स्ट्रेटेजिक आंसर सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेचिंग भी दिया हुआ है। अच्छा, दूसरी बात ये हो रहा है, कुछ बच्चे समझते हैं कि स्ट्रेचिंग सिर्फ आपको कब करनी है, जब आपकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी तब। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, स्ट्रेचिंग आपको बिफोर भी करते हैं हम लोग। ठीक है, कई सारे स्पोर्ट्स हैं, जैसे जिम्नास्टिक है, उसका तो वार्म अप ही एक एज ए स्ट्रेचिंग होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न। अच्छा, बर्न मतलब कितने टाइप के बर्न्स होते हैं, सुपरफिशियल होता है, पार्शियल थिकनेस होती है, फुल थिकनेस भी होती है। देन लेयर कोई भी बर्न्स का एक टाइप नहीं है, कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं। ठीक है, तो डी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Which of the following is not a acute injury occurred suddenly while playing or exercising? हम खेल रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सी एक ऐसी इंजरी है जो एक्यूट नहीं है? एक्यूट इंजरी क्या होती है, वो इंजरी होती है जो बहुत ही हल्की होती है। ठीक है, सिंपल सी। तो स्टैंड बैग्स ये क्या है, ये एक ऐसी नहीं है कि बस ऐसे ही जस्ट हल्की सी आपको कुछ जर्क हुआ और आपको स्ट्रेन हो गया, राइट। स्ट्रेन का क्या मतलब होता है, स्ट्रेन की हमने बात करी थी, स्ट्रेन मतलब जब आपको टेंडेंस आपके खींच जाता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सर ये सडनली, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, लेकिन ये देखो ये बात क्या कर रहा है, एक्यूट इंजरी अकर्स सडनली व्हाइल प्लेइंग और एक्सरसाइजिंग। ठीक है, एक्सरसाइज के टाइम पे भी हो सकती है ये, ठीक है ना। अगर सिर्फ प्लेइंग इसमें होता तो हम बोन ब्रेक जो है सी आंसर के साथ चले जाते। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्रोनिक स्पोर्ट इंजरी हैपेंस ओवर ऑफ टाइम, वन टेक्स पार्ट इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज। अभी देखिए, क्रोनिक इंजरी क्या होती है, वो धीमे धीमे होती है, जो लंबे समय तक आपके लिए चलती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं टेनिस है। एक तरह से ये ओवर यूज इंजरी भी होती है, जो लॉन्ग समय तक अगर उसी पार्ट को आप यूज करते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम है, सो लॉन्ग पीरियड हो जाएगा। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर लिगामेंट सपोर्ट टू द नी। मेजर लिगामेंट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जॉइंट का जो लिगामेंट होता है वो सपोर्ट इस तरह से नहीं करता है, वो मिडिल में होता है, इसलिए चाहे वो एसीएल की हम बात करें, एसीएल, पीसीएल, एलसीएल, ये सारे के सारे क्या करते हैं, इधर उधर से सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए इसका और डीपली अगर आपको सारे लिगामेंट्स देखने हैं तो आप मेरी जो फिजियोलॉजी की क्लास है जिसमें जॉइंट के मूवमेंट, उसमें सारे के सारे मैंने अलग अलग पूरे जॉइंट्स, लिगामेंट, टेंडन्स को वहां पे दिखाया हुआ है, तो आप वहां पे उसको बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द बैड ईटिंग बिहेवियर्स आर क्रूशियल फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लीन बॉडी मास, पोस्चरल डिफॉर्मिटी, ओबेसिटी एंड मीजोमॉर्फ। इतना सिंपल सा आंसर है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
आप बैड ईटिंग बिहेवियर क्या करता है, आपको ओबेसिटी जनरेट करता है, ठीक है। और ओबेसिटी की जगह अगर यहाँ पे आपका एक और इस तरह से रहता है कि आपको फूड पॉइजनिंग टाइप की अगर ऐसी कोई एक्टिविटी अगर आपसे पूछ लेता है, रिकेटस आपसे पूछ लेता है, तो ओबेसिटी को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। बैड ईटिंग का मतलब यही नहीं होता कि आप ज्यादा खा रहे हैं, आप कम भी खा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, द केमिकल सब्सटेंस दैट आर एक्साइटेड अ पर्सन मेंटली और फिजिकली इज कॉल्ड। केमिकल सब्सटेंस वो हैं जो आपको मेंटली और फिजिकली स्टिमुलेट करते हैं, क्या बोला जाता है, उनको ड्रग्स बोला जाता है, ठीक है। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 96, द चिल्ड्रंस एंड टीन्स हु आर ओवरवेट और ओबीज कैन बिकम डिप्रेस्ड, हैव पुअर सेल्फ इमेज, सेल्फ स्टीम, ऑल ऑफ दैट। सो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा इसका, अभी आप देखेंगे कि जो बहुत ज्यादा ओबीज है, राइट, वो क्या करेंगे, वो अलग से देखें इस तरह से, ठीक है। पुअर सेल्फ इमेज यही रहती है, कोई भी आपको कुछ भी बोल देता है, ठीक है, आपको मतलब फैटी बोल दिया, राइट, क्योंकि आप बहुत सारी जो फिजिकल एक्टिविटीज है उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, कई एक बार मतलब कन्वीनियंस नहीं होती, आपको सडनली दौड़ना भी है तो वो भी आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आपका जैसे जैसे वेट बढ़ता है ना, आपकी सेल्फ स्टीम कम होती जाती है मोस्टली केसेस। मैं फिजिकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको बताता हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अल्कोहल इज नॉट कंडक्टिव टू रिड्यूस द वेट इट कंटेन्स। अच्छा, ये क्वेश्चन भी एक बच्चे ने पूछा था कि अल्कोहल, दारू पीने से, ठीक है, आपका वेट कम होगा कि नहीं होगा, रिड्यूस इट वेट्स, ठीक है। तो इस बात को आप समझ लीजिए, वेट रिडक्शन और वेट गेन, इन दोनों के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। एक सिर्फ ये नहीं है कि आपने अल्कोहल पी लिया तो आपका वेट बढ़ जाएगा या घट जाएगा। सिंपली कंडीशन ये है कि अगर आप जितना खाना खा रहे हैं पहले से ही उतना ही खाना खाते हैं एंड एक्स्ट्रा यू आर टेकिंग अल्कोहल, तो आपका डेफिनेटली वेट गेन करेगी बॉडी। क्यों? कि जो अल्कोहल होता है उसमें ढेर सारा अमाउंट ऑफ द कैलोरी होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका वेट बढ़ जाएगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, हाई नंबर ऑफ कैलोरीज उसमें अवेलेबल होती है अल्कोहल में, दैट इज वाई इट विल डेफिनेटली अलाउ योर बॉडी टू गेन द वेट, ठीक है। चलिए, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ऑन अ वन ब्रीथ, एक ही ब्रीथ में जितना वॉल्यूम आप इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली उसको टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, वाइटल कैपेसिटी मतलब पूरा दम लगा के आप जितना एक बार में फोर्सफुली बाहर निकाल सकते हैं उसको वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। स्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम इसको चेक कर पाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग सम मैक्सिमल वर्कआउट स्टोक वॉल्यूम ऑफ द वुमेन इज देन मैन। ये सिंपल सी बात है, बिल्कुल इजी सा आंसर है, ठीक है। स्टोक स्टोक वॉल्यूम हमेशा हमेशा क्या रहेगा, अगर मेंस का देखेंगे इन कंपैरिजन ऑफ मेन का स्टोक वॉल्यूम ज्यादा ही रहता है, ठीक है। अगर सेम उसमें स्ट्रीम में बात हो रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे दो एथलीट हैं, एक मेल है और फीमेल है, 400 मीटर रनिंग कर रहे हैं, तो कार्डिक आउटपुट अगर जो देखोगे आप, स्टोक वॉल्यूम देखोगे, तो ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे, वो हाई रहेंगे मेंस में इन कंपैरिजन ऑफ वीमेंस। उसके कई सारे रीजंस हैं, मैंने एक अलग क्लास लिया, फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेंस एंड वीमेंस और फिजियोलॉजिकल सुपरमेसीज फॉर द मेन टू इट्स काउंटर पार्ट वुमेन, तो उसमें आप बहुत ज्यादा डिटेल में उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज फेज डज हर्ट मसल रेस्ट। हर्ट की मसल जो है वो रेस्ट में रहती है, तो कौन सा फेज होता है, डायस्टोलिक इसको बोला जाता है, सीधा सीधा इसका सी। ऐसा इसमें ऑप्शंस थोड़े इधर उधर हो गए तो इसको आप ये कर लीजिए, ये सी ऑप्शन है, ठीक है, और ये आपका डी ऑप्शन है, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप दैट कि आपको जो प्रॉब्लम्स थी, कई सारी जो कंफ्यूजन्स थे, वो सारे के सारे पूरे हो गए होंगे। और भी अगर किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो भी आप हमें लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन आया था लास्ट में, मैं उसको बता देता हूँ कि उन्होंने पूछा था एक बच्चे ने कि जो मैराथन है, मैराथन को कब एक्सेप्ट किया गया था एज ए उसको वैलिड, जो उसकी डिस्टेंस है 42.195 किलोमीटर, तो इसको 1921 में एक्सेप्ट करा गया था, ठीक है। तो वो आंसर जो आपने दिया था वो एकदम करेक्ट है बेटा, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, बढ़िया।
अच्छा, दूसरा एक और क्वेश्चन था एक बच्चे का, जिसमें उन्होंने पूछा था एंकल पे कितनी बोन होती है, राइट। अब उन्होंने मुझे ये क्लियरली नहीं बताया कि एंकल को सपोर्ट करने के लिए, एंकल के मूवमेंट के लिए, या फिर सिर्फ एंकल को एंकल जॉइंट बनाने के लिए कितने बोन्स की जरूरत पड़ेगी। अगर सिर्फ एंकल को एंकल बोन बनाने के लिए अगर देखेंगे, या एंकल, अगर आपसे क्वेश्चन सिर्फ पूछ ले कि एंकल पे कितनी बोन होंगी, तो वो 18 बोन होंगी आपकी, ठीक है। तो 18 उसका आंसर होगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई अलग कंडीशन दी हुई है तो आप मुझे पूरा क्वेश्चन भेजिए, देन आई विल गिव यू द फाइनल आंसर, ठीक है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।